नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत बदायूं से। बड़ी खबर सामने आ रही है। कल बदायूं के बिलसी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अधिकारियों ने हेलीपैड और मंच स्थल का किया निरीक्षण। बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य के समर्थन में होगी जनसभा। 18 अप्रैल को बिलसी में होगी सीएम योगी की विशाल जनसभा। 28 अप्रैल को बिलसी में होगी सीएम योगी की विशाल जनसभा। अधिकारियों ने हेलीपैड और मंच स्थल का किया निरीक्षण। बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य के समर्थन में होगी जनसभा। बदायूं में सीएम योगी आदित्यनाथ भरेंगे हुंकार। तो 28 अप्रैल को सीएम योगी आदित्यनाथ बदायूं पहुंचेंगे, जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय शाक्य के समर्थन में मांगेंगे वोट। और इसी खबर पर बदायूं से संवाददाता विजय कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी विजय, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 28 अप्रैल को बदायूं पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? को बता दें कि जिस तरह से देखिए बदायूं हॉट सीट कही जाती है, बीजेपी से दुर्विजय सिंह शाक्य जो कि ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, यहाँ से प्रत्याशी हैं। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव यहाँ से समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं, जिनको लेकर के कल देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिलसी में एक जनसभा करेंगे और दुर्विजय सिंह शाक्य के लिए यहाँ वोट की अपील करेंगे, जिसके लेकर के देखिए प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज आला अधिकारियों ने मंच और हेलीपैड का भी निरीक्षण किया है। यही मुजरिया रोड पर बने रंजना हॉस्पिटल के मैदान में यह कार्यक्रम तय हुआ है और लगभग सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से बदायूं सीट है, ऐसे में बदायूं सीट को समाजवादी पार्टी अपनी सेफ सीट मान रही है। यही वजह है कि आदित्य यादव को मैदान में उतारा गया है। ऐसे में दुर्विजय शाक्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या रणनीति तैयार कर रही है? मुख्यमंत्री तो वहां पर पहुंच ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कार्यकर्ताओं की बात करें तो क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, अगर यहाँ पर जो उत्साह होना चाहिए कार्यकर्ताओं में, उस तरह का उत्साह बदायूं सीट पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि देखिए शिवपाल यादव जो अपनी अंदरूनी जमीन तैयार करने में जुटे हैं और शिवपाल यादव जो है एक तरफ से एक जो नाराज उनके नेता थे, नाराज जो कार्यकर्ता थे, उनको मनाने में जुटे हैं। हालांकि देखिए शिवपाल सिंह यादव की अगर बात की जाए तो उन्होंने वो जमीन बदायूं में तैयार की है, क्योंकि जो पूरे रूठे हुए पूर्व के नेता थे, चाहे वो आबिद रजा पूर्व मंत्री रहे थे, वो चाहे पूर्व सांसद सलीम इकबाल शेरवानी हो या पूर्व विधायक रहे यहाँ पर हाजी बिच्चन हो, सबको देखिए शिवपाल यादव ने एक तरफ से अपने खेमे में कर लिया है और वो अपनी जमीन जो है मजबूत तैयार कर रहे हैं। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के भी नेता जो है ताबड़तोड़ यहाँ पर रैलियां और ताबड़तोड़ संपर्क में जुटे हैं। अगर अब पीछे बात की जाए तो देखिए योगी आदित्यनाथ ने अभी प्रबुद्ध सम्मेलन भी किया था कुछ समय पहले, लगभग 10 दिन पहले प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ है। इसके बाद नामांकन में वो भी 19 को जो है ब्रजेश पाठक भी यहाँ पे डिप्टी सीएम जो है ब्रजेश पाठक का भी दौरा था और उन्होंने जनसभा यहाँ पे नामांकन सभा के बाद जो है रोड शो भी किया था। अब देखिए योगी आदित्यनाथ कल फिर से जो है बिलसी में जनसभा करेंगे और तमाम कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित करेंगे, क्योंकि आगामी तीसरे चरण में यहाँ चुनाव है और 7 मई को यहाँ मतदान होना है, जिसको लेकर के देखिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लगातार जो है रैलियां के माध्यम से हो, चाहे रोड शो के हो या दूर टू दूर संपर्क कार्यकर्ताओं का रहा हो, और जो है लगातार जो है जनसंपर्क किया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने के लिए पहुंच जरूर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जिस तरह से 28 अप्रैल को पहुंच रहे हैं, क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का आभास हो चुका है कि समाजवादी पार्टी की जमीन वहां पर मजबूती से तैयार हो रही है? यही वजह है कि मुख्यमंत्री वहां पर दौरा करने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए, जिस तरह से बीजेपी अपना प्रचार प्रसार कर रही है तो देखिए जाहिर सी बात है कि एक तो स्टार प्रचारक भी हैं योगी आदित्यनाथ, और जहां सूबे के मुख्यमंत्री भी हैं, और वही जहां जाते हैं तो जनता और जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं तो एक उत्साह भरने का काम तो देखिए मुख्यमंत्री कर ही रहे हैं। साथ में जो है जो जनसभा करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो भी स्टार प्रचारकों में उनका भी नाम है, और स्टार प्रचारक के साथ साथ वो बदायूं लोकसभा के प्रत्याशी भी हैं।
तो देखिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के आने के बाद यहाँ की जनता में जो जोश होगा या जनता में जो एक तरफ से कहा जाए कि भाजपा के लिए जो उत्साह होगा वो देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं एक बार फिर से जोश भरने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच रहे हैं। बदायूं की सीट पर अगर देखा जाए तो कांटे की टक्कर की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अलावा क्या कोई मैदान में दिखाई दे रहा है? देखिए अगर यहाँ पे भाजपा और सपा के बाद अगर यहाँ पर देखिए बीएसपी ने जो दांव खेला है तो यहाँ से मुस्लिम खां को अपना प्रत्याशी बनाया है। चूंकि देखिए अगर बसपा की बात की जाए तो बसपा ने हर जगह एक सीट पे मुस्लिम दांव खेला है। मुस्लिम दांव खेलने से हालांकि चाहे सपा हो, सपा के समीकरण तो बिगाड़ती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चूंकि देखिए मुस्लिम खां पूर्व विधायक भी हैं और अपना मुस्लिम समाज में अच्छा खासा दबदबा रखते हैं। देखिए इसके बाद जिस तरह से अगर शिवपाल की बात की जाए, शिवपाल को जो है यहाँ से डर सता रहा था, अपने बेटे की हार का डर सता रहा था, इसको लेकर के वो भी जमीन पर रात दिन जमीन तैयार करने में जुटे हैं। क्योंकि उन्होंने जैसे जिस तरह से देखिए हाजी बिट्टन बसपा के पूर्व विधायक रहे हैं और अपना मुस्लिम में दबदबा है, इसी लेकर के पूर्व सांसद देखिए यहाँ पर सलीम इकबाल शेरवानी उनको भी अपने फेवर में किया है और अपने साथ उनको ला करके खड़ा कर लिया है। अगर वही बात की जाए, आबिद रजा देखिए समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री भी रहे हैं और समाजवादी पार्टी में भी दबदबा रखने के बावजूद मुस्लिम समाज में एक पहुंच रखने वाले नेता हैं, जिनको लेकर देखिए शिवपाल ने लगभग रूठे हुए सभी नेताओं को मना लिया। अगर इसके बाद ये कहा जाता कि समाजवादी और बसपा समाजवादी और क्या नाम भाजपा के बीच अगर टकरार है तो देखिए समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए यहाँ पे बीएसपी ने जो है मुस्लिम कार्ड खेला है। जी बिल्कुल। जिस तरह से बीएसपी ने मुस्लिम कार्ड यहाँ पर खेला है, समाजवादी पार्टी के MY फैक्टर पर सेंधमारी करने में क्या कामयाबी मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में बीएसपी का ये जो कैंडिडेट आया है, क्या त्रिकोणीय मुकाबले की कहीं ना कहीं संभावनाएं बन रही हैं या नहीं? देखिए मामला तो अगर बदायूं सीट से कहा जाए तो देखिए त्रिकोणियों तो है, मगर जो टकरार है वो सपा और बीजेपी के ही साथ है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी कितना मजबूत हो पाती है या शिवपाल अपनी जमीन कितनी तैयार कर पाते हैं। जी बिल्कुल विजय, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य के समर्थन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 28 अप्रैल को करेंगे बदायूं में जनसभा को संबोधित। इसके अलावा समाजवादी पार्टी भी लगातार बदायूं की सीट पर अपनी जोर आजमाइश में लगी हुई है। और इसके बाद रायबरेली से बड़ी खबर है। प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की अटकलें हुई तेज। कांग्रेसी नेताओं ने चुनाव प्रचार की तैयारियां की शुरू। कांग्रेस कार्यालय तिलक भवन में चहलकदमी बढ़ी। वहीं महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में की गई बैठक। कांग्रेस गारंटी कार्ड को घर घर पहुंचाने का दिया संकल्प। कांग्रेस गारंटी कार्ड को घर घर पहुंचाने का दिया संकल्प। प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज। कांग्रेसी नेताओं ने चुनाव प्रचार की तैयारी। तो अमेठी से जिस तरह से राहुल गांधी के नाम का ऐलान हो चुका है, ऐसे में अभी माना जा रहा है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी को लेकर जिस तरह से लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थी, ऐसे में अब कभी भी आधिकारिक तौर पर प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने का ऐलान किया जा सकता है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं ने तैयारी की शुरुआत रायबरेली की सीट से कर दी है। कांग्रेसी नेताओं ने चुनाव प्रचार की तैयारियां की शुरू। कांग्रेस गारंटी कार्ड को घर घर पहुंचाने का संकल्प। और इसी खबर पर रायबरेली से संवाददाता राजू तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। जो राजू, जिस तरह से प्रियंका गांधी के नाम को लेकर अटकलों की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्या लग रहा है आपको? चर्चाएं तो जोरों पर हैं, ऐलान कब तक हो सकता है? बिल्कुल, आपको बता दें कि रायबरेली से निश्चित तौर पर कांग्रेसी नेताओं के द्वारा तमाम तरह से प्रियंका गांधी के पोस्टर और बैनर को सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं और चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि यहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। हालांकि बता दें कि रायबरेली के जो कांग्रेस कार्यालय तिलक भवन है, वहां पर भी चहलकदमियां बढ़ चुकी हैं। जो कांग्रेसी नेता हैं भारी तादाद में वहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। वहां पर चहलकदमी नेताओं की बढ़ गई है। महिला विंग की बैठक चल रही है। जो संकल्प पत्र है कांग्रेस का वो वितरित किए जाने की बात चल रही है और अलग अलग बैठकें भी वहां पे चलने लगी हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर रायबरेली से अटकलें तेज हो गई हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, ना ही कांग्रेस की तरफ से अभी इस चीज को
का बताया गया है। लेकिन जिस तरह से रायबरेली की बात करें, रायबरेली से अभी यहाँ की जो सांसद हैं सोनिया गांधी हैं, उनकी मां है, वो निश्चित तौर पर यहाँ से सांसद रही हैं और लगातार कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है रायबरेली। यहाँ से कांग्रेसियों की बात करें तो कांग्रेसी काफी उत्साहित दिख रहे हैं, लगातार उनका हुजूम दिख रहा है तिलक भवन कांग्रेस कार्यालय में। तो ऐसे में साफ तौर पे पहले भी पोस्टर और बैनर लगाए गए थे आचार संहिता लगने के पहले और प्रियंका गांधी की मांग रायबरेली से की जा रही थी। तो ऐसे में साफ तौर पे आपको बता दें कि जिस तरह से कांग्रेसियों का हुजूम अब तिलक भवन पे दिखने लगा है, तो अटकलें ऐसे में लगाई जा रही हैं कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। निश्चित तौर पे आपको बता दें महिला जिला अध्यक्ष के द्वारा भी महिला विंग की बैठक की जा रही है और घर घर जो संकल्प पत्र है उसको वितरित किए जाने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में आपको बता दें जिस तरह से कांग्रेसी कार्यालय में चहलकदमी बढ़ी है, वहीं कांग्रेसी जो नेता है, जो उनका एक पूरा दल है, उसमें निश्चित तौर पे उथल पथल मचा है। ऐसे में साफ तौर पे उत्साह देखा जा रहा है, कांग्रेसी जो नेता है उनमें उत्साह भी देखने को मिल रहा है। लेकिन किसी प्रकार से अभी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है कांग्रेस की तरफ से कि रायबरेली से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से रायबरेली से सोनिया गांधी ने इस बार सीट छोड़ी है और पहली बार प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में रायबरेली से उतर सकती हैं, ऐसे में रायबरेली के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बात करें, क्योंकि प्रियंका गांधी को आगे आने वाले समय में कांग्रेस का चेहरा भी माना जा सकता है, क्या लग रहा है आपको, कितना उत्साहित नजर आएंगे और प्रियंका गांधी की एंट्री लेने के बाद रायबरेली की सीट पर क्या कुछ समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे? हालांकि वो सीट हमेशा से कांग्रेस की रही है, लेकिन प्रियंका गांधी के आने के बाद किस तरह से नए तौर पर बदलाव वहां पर देखने को मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से आजादी के बाद से यहाँ पर लगातार एक दो बार की बात करें तो अलग है, नहीं तो लगातार यहाँ पे कांग्रेस का कब्जा रहा है रायबरेली में और इस बार भी सोनिया गांधी यहाँ से सांसद हैं। हालांकि वो राज्यसभा के रास्ते संसद जा चुकी हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पे प्रियंका गांधी जो है वो एक बड़ी नेता मानी जाती है और तेज तर्रार नेता कांग्रेस की मानी जाती है। लेकिन उनका जो पहला चुनाव होगा रायबरेली से, निश्चित तौर पे ये अग्नि परीक्षा उनके लिए भी होगी कि किस तरह से वो स्टैंड करती हैं और किस तरह से ये जो सुनामी है इसमें वो चुनाव को लड़ पाएंगी। लेकिन निश्चित तौर पे आपको ये भी बता दें कि जो कांग्रेस का एक दल है, जो कांग्रेस का के कार्यालय में जिस तरह की चहलकदमी देखने को मिल रही है, जो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है कि काफी उत्साह है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में और वो प्रियंका गांधी को लेकर चुनाव लड़ाने के लिए एक बड़ी रणनीति खड़ी कर रहे हैं और तैयारियां निश्चित तौर पर करने में जुटे हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आधिकारिक घोषणा कब की जाती है और किस तरह से वो चुनाव की रणनीति बनाती है, क्योंकि काफी समय बीत चुका है। 5वें चरण में रायबरेली में मतदान होना है और कल से ही यहाँ पे नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, वो किस तरह से रणनीति तैयार करके अपने प्रत्याशी को यहाँ से लड़ाने का काम करते हैं। जी बिल्कुल। तो राजू, एक तरफ प्रियंका गांधी के नाम को लेकर अटकलें तेज हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रत्याशी के नाम का अभी तक रायबरेली में ऐलान नहीं किया गया है। 3 मई नामांकन की आखिरी तिथि है। प्रियंका गांधी के मैदान में उतरने को लेकर अगर कांग्रेस की तरफ से ऐलान होता है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन मैदान में आ सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को लेकर कई बार जो है मीडिया भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से रूबरू हुए और इस पर सवाल भी किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के रायबरेली के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि स्थानीय नेता को यहाँ से टिकट दिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ रायबरेली सीट के लिए काम कर रही है। 2019 से वो समीकरण बनाने में लगी हुई है और उनका दावा भी है कि इस बार रायबरेली से कमल खिलाने का काम किया जाएगा। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा और जनता किसके हाथ में बागडोर देती है, रायबरेली की जनता किसको प्यार देती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े पैमाने पर यहाँ कश्मकश कर रही है और पूरी तैयारी करने में लगी हुई है। पार्टी के बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर के जो कार्यकर्ता है और पदाधिकारी है, वो लगातार चुनावी मोड में है, लगातार उनकी जो तैयारी है वो चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर यहाँ तैयारी कर रही है और उसका दावा है कि यहाँ पे इस बार कमल खिलाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस का गढ़ है रायबरेली, यहाँ से कांग्रेसियों का भी दावा है कि इस बार जो है कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से फिर विजयी होगा। लेकिन जिस तरह से अभी घोषणा नहीं की गई है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें,
न ही कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा हुई है, न भाजपा के प्रत्याशी की घोषणा हुई है। लेकिन जो कांग्रेसी खेमे में अभी तक बिल्कुल शांत माहौल देखने को मिल रहा है। अब कहीं न कहीं कल से वहां पर चहलकदमी देखने को मिल रही, यानी कांग्रेसी कार्यालय में जो चहलकदमी है वो नेताओं की पड़ चुकी है और वहां पे जो स्थानीय कार्यकर्ता है वो लगातार देखे जा रहे हैं और अलग अलग बैठकें भी वहां पे शुरू कर दी गई। तो इससे साफ तौर पे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी और उनकी रणनीति क्या होती है, किस तरह से होती है। तो कहीं न कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनके निर्देशन में यहाँ पे जो चहलकदमी है, जो उत्साह है कांग्रेसियों में, उनके इशारे के अनुसार ही इस तरह की बैठकें देखी जा रही हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस की तरफ से खबर आने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अगर राजनीति में देखा जाए तो राजनीति में कुछ भी हमेशा के लिए नियत नहीं होता है। अमेठी का जिस तरह से उदाहरण हम देख चुके हैं, हालांकि रायबरेली को हमेशा से कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से तैयारी है, क्या इस सीट पर प्रियंका गांधी के ऐलान के बाद भी मुकाबला कांटे का देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल। आपको बता दें कि जो आपने कहा कि जैसे नियत होती है वो कतई भी किसी भी राजनीति किसी का वो नहीं होता, यानी कि कांग्रेस का गढ़ जरूर रहा है। इससे पहले अमेठी भी कांग्रेस का गढ़ रह चुका था, लेकिन वहां से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उनका किला ध्वस्त करते हुए वहां कमल खिलाने का काम किया है। तो ऐसे में साफ तौर पे जनता जाग चुकी है और जनता का रुख किस तरफ जाता है ये तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से दावे हैं दोनों पार्टियों के, कांग्रेस कह रही है इस बार फिर यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी विजयी होगा, वहीं कमल खिलाने की बात भारतीय जनता पार्टी के मंत्री से लेकर कार्यकर्ता तक दावा कर रहे हैं। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से इस समय भूचाल आई है राजनीति में, साफ तौर पे आपको बता दें कि दोनों खेमों में काफी उथल पथल देखने को मिला है। यानी भाजपा के कार्यकर्ता लगातार यहाँ पे कार्य कर रहे हैं और अलग अलग टीमें उनकी काम कर रहे हैं, यानी बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक के जो भी कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो लगातार फील्ड में है और लोगों तक एक एक घर तक जाने का काम कर रहे हैं। और वो लगातार जो मोदी और योगी के द्वारा किए गए कार्य हैं, उनकी उपलब्धियां उनको गिना रहे हैं और जनता के बीच में अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन ये अभी तक कांग्रेस की तरफ से नहीं देखा गया है, ना तो कहीं क्षेत्र में उनके कार्यकर्ता दिखाई पड़ रहे थे, ना ही उनके द्वारा किसी तरह की चहलकदमी की जा रही। तो इससे कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा सकता है जिस तरह से समीकरण साधने में भारतीय जनता पार्टी लगी है तो उसकी बड़ी तैयारियां देखने को मिल रही है। और निश्चित तौर पर जो यहाँ के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह है, उनके दावे हैं और उनकी जो रणनीति है, उनके द्वारा बताया गया है कि हमारे द्वारा पहले से रणनीति यहाँ पे तैयार की जा रही। तो ऐसे में निश्चित तौर पे आने वाला प्रत्याशी कांग्रेस का कोई भी हो, उसके लिए एक बड़ी चुनौती इस बार साबित हो सकती है, क्योंकि भाजपा जो है वो एक बड़ी तैयारी की ओर लगातार अग्रसर रहती है और दूरगामी सोच के अनुसार जिस तरह से यहाँ का समीकरण तैयार कर रही भारतीय जनता पार्टी, उससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो आने वाला समय है उसमें कांटे की टक्कर करने को मिलेगी। भले ही कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी यहाँ पे आए, जिस तरह से कयास लगाया जा रहा है, अटकलें तेज हो गई प्रियंका गांधी के नाम को लेकर, तो उसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो चुनाव आसान नहीं होगा। एक तरफा चुनाव होने की किसी प्रकार की कोई आशंका नहीं है। चुनावी रणनीति तैयार करने में चूंकि कांग्रेस की तरफ से काफी लेट कर दिया गया, तो इससे भी कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है लोगों के बीच में जिस तरह की चर्चाएं हो रही है। लेकिन आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसी तैयारियां कर रही है क्योंकि समीकरण के गणित में काफी आगे है। और राजू, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। मैनपुरी में एक पुराने घर का छज्जा गिरने से 3 बच्चे हुए घायल। दरअसल नगरिया इलाके में पुराने घर में बने जनरल स्टोर में 2 मासूम बच्चे चिप्स खरीद रहे थे। इसी दौरान मकान का छज्जा अचानक गिर गया, जिसके नीचे दबकर मासूम घायल हो गए। वहीं छज्जे पर खड़ा एक मासूम गिरकर घायल भी हो गया, जिसको इलाज के लिए आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत बताई जा रही है, तो वहीं 2 मासूमों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर पहुंचे बीजेपी के दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मिर्जापुर के काशी और विंध्य नगरी के परिक्षेत्र में तमिलनाडु के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ में। सर, आपका इंडिया वॉइस में बहुत बहुत स्वागत है। मिर्जापुर आप एक निजी कार्यक्रम में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं,
हमारे साथ जो वकील हैं, जो टीम में वकील हैं और वो नौजवान हैं, यहाँ कहीं हैं, छुपा हुआ है, बाहर है, वाइदुष पार्थ। सर जिस तरीके से उसके कारण मैं आया हूँ, उनकी बहन की या उनकी रिश्तेदारों का कुछ विवाह है। जिस तरीके से दूसरे चरण का चुनाव चल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? वो चल रहा है, मैं तो आशा करता हूँ कि भविष्य में 3 से ज़्यादा हिस्से नहीं होनी चाहिए। इस गर्मी में ये ऐसी बढ़ते बढ़ते 6 विभाग में है ना, 7, हाँ 7 में है। मैं समझता हूँ ये हमारे मतदाताओं के लिए अनुकूल नहीं है, तो इसीलिए आगे से 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और लेकिन फिर भी हमारी क्षमता है, हमारी देश में हमारी इलेक्शन कमीशन का और अन्य संस्थाओं का क्षमता है कि हम कर सकते हैं। हमारे बगल में जो भी देश हैं वो इस प्रकार के चुनाव खड़ा नहीं कर सकते। सर जिस तरह से कन्नौज में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से चुनाव लड़ना चाहिए? उसको हराना चाहिए, वो तो हमारे खिलाफ है, इसमें तो जो राय हो ही नहीं सकता। वही भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इस बार चुनाव में 400 के पास, अखिलेश यादव कहते हैं इस बार चुनाव का जो 400 का हार, इस पे क्या कहना चाहिए? अब ये 400 का जो गणित है, पता नहीं कौन ये आईटी सेल होगी हमारी पार्टी के, जो बेकार ऐसे ऐसे आंकड़े बनते। हमें मेजॉरिटी मिल रही है, इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। सर मिर्जापुर वासियों को क्या संदेश अपनी तरफ से देना चाहेंगे बस चुनाव में, लोकसभा को? बीजेपी को वोट दो, क्योंकि बाकी सब टुकड़े टुकड़े में हैं और जो खिचड़ी पक रही है उससे कुछ हो नहीं सकता। कई उनमें भ्रष्ट है। सोनिया गांधी बेल पर है बाहर, नेशनल हेराल्ड केस में। राहुल गांधी भी बेल पर है, कभी भी जेल जा सकते हैं। तो ऐसे लोगों को रखकर क्या तुम विपक्ष में बैठे हैं तो ठीक है, हम मैनेज कर लेंगे। परंतु आज की परिस्थिति में सबसे अनुकूल पब्लिक के लिए यही होगी कि वो बीजेपी को जिताए। जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया है कि कन्नौज में जो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर उनको हराना चाहिए। समाजवादी पार्टी को हराकर भारतीय जनता पार्टी को लोगों को वोट देना चाहिए, क्योंकि जो 400 के पार कर रहे हैं वो 400 के पार इस बार हो जाएगा। हमारे शो की शिवम के साथ कमलेश कुमार, इंडिया वॉइस के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।